Good morning. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है, टू कंक्लूड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ फार एज़ जो भी सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या आउट ऑफ सिलेबस जो भी इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, मैंने उनको एक सेट के तौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बनाया है और ऑलमोस्ट ये 80 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें थिंकर्स की किताबें भी आते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं। एंड आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज, और ये आपकी एग्ज़ामिनेशन में बहुत हद तक आपकी हेल्प करेंगे। और जहाँ तक बिगिनिंग की बात है, तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ अमेरिकन सिविल सर्विस को किसने प्रमोट किया, तो वो वुड्रो विल्सन है 1887 में। ये वही वुड्रो विल्सन है जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन को स्टार्ट किया था जब उन्होंने वो पेपर लिखा था। और वुड्रो विल्सन एक अमेरिकी प्रेसिडेंट भी था और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी कंसिडर किया जाता है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा जाता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को स्टडी करती है कोई व्यू, तो वो नैरो व्यू होती है, और वो ब्रांच जिसमें सारे ऑर्गन्स आते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्गन्स है या लोअर लेवल के ऑर्गन्स है, वो ब्रॉडर व्यू होती है। इंटेग्रल व्यू को किसने सपोर्ट किया? एल डी वाइट और डिमॉक ने। मैनेजरल व्यू जो नैरो माइंडेड है, इसको किसने सपोर्ट किया? जो नैरो व्यू है मैनेजरल व्यू, साइमन स्मिथबर्ग, थॉम्पसन और ल्यूथर गिलिक ने। इस तरह जो पोस्ट कोप एक्रोनिम है, स्कोप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पोस्ट कोप, ये जो एक्रोनिम है इसमें 7 प्रिंसिपल्स है। ये ल्यूथर गिलिक और उर्विक ने दी, जो उनकी बुक आई 1937 में, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वेलफेयर स्टेट को सर्विस स्टेट किसने कहा? रोस्को पोलैंड ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है, डिसिप्लिन जब हम स्टडी कर रहे थे, इवोल्यूशन कितने स्टेजेस में हुआ, तो वो 5 स्टेजेस है। तो उन 5 स्टेजेस में गोल्डन स्टेज या गोल्डन ईयर्स किस स्टेज को कहा गया? सेकंड स्टेज, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1927 टू 1937। और जो हेनरी फेयल था, जो क्लासिकल थ्योरी का फादर था, वो एक फ्रेंच इंजीनियर था। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बुक्स और आर्टिकल्स आते हैं, जैसे वुड्रो विल्सन ने कॉन्ग्रेशनल गवर्नमेंट स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लिखी है। गुडनाउ ने 1900 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखी। 1926 में एल डी वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलबाई ने लिखी 1927 में। इंडस्ट्रियल और जनरल मैनेजमेंट हेनरी फेयल ने 1916 फ्रेंच में लिखी और 1929 इंग्लिश में लिखी। ऑनवर्ड इंडस्ट्री मुनियो रैली ने लिखी 1931 में। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुनियो रैली ने 1939 में लिखी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुनियो रैली की बुक है और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलबाई की बुक है। जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ल्यूथर गिलिक और उर्विक ने 1937 में लिखी। इसके अलावा उर्विक की एक और इम्पॉर्टेंट बुक है 1943 में, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जहाँ तक दी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात है, चेस्टर बर्नैट ने लिखी 1938 में। जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोवर्ब्स है, हर्बर्ट साइमन ने 1946 में लिखी। और हर्बर्ट साइमन ने एक इम्पॉर्टेंट बुक 1947 में लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1978 में। जहाँ तक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एफ.एम. मार्क्स की बुक है 1946 की। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट थल की बुक है 1947। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिवाइट वेल्डो की बुक है 1948। और जो जो F.W. टेलर ने बुक्स लिखी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो मेन एक्सपोनेंट है, F.W. टेलर अमेरिकन थिंकर है वो, उन्होंने 4 बुक्स लिखी थी, एज सुन एज पॉसिबल, जिसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम बताया था। अ पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। और जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का जो एक्सपोनेंट है, एल्टन मायो, उसकी 3 किताबें हैं। ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, सोशल प्रॉब्लम्स 1945 और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। जो फादर है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, फ्रेडरिक्स है। कंपैरेटिव अप्रोच का भी वही फादर है। इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ्रेडरिक्स ही फादर और फाउंडर है। और जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप यूएसए में बना था 1963 में, उसका भी फादर रहा है 10 साल तक फ्रेडरिक्स।
और वो 1963 में वजूद में आया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। जो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुक है फ्रेडरिक्स की। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्वाइन किया यूएल गोस्वामी ने 1955 में। उन्होंने जब एक आर्टिकल लिखा था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो फादर है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो जॉर्ज गेंट है, वो अमेरिका से है। जॉर्ज गेंट की एक मशहूर किताब है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स 1979। लेकिन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली डिफिनीशन या कंसेप्ट को पहले दिया है वो फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसका नाम है एडवर्ड वीडनर। उन्होंने जब इसको डिफाइन किया, गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया? इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डोनाल्ड सी स्टोन। जो डिफ्रेंशिएट किया पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पीटर ड्रकर ने, पॉल एप्पलबाय ने, हर्बर्ट साइमन और जोसिया स्टैम्प ने। और जो सिमिलरिटीज़ बताई पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि ये सेम है दोनों, एमपी फोलेट, लिंडल उर्विक और हेनरी फेयल। इनके लिए मैंने एक्रोनिम बताए हैं जब मैंने ये अलग से आपको डिलीवर किए, वो लिंक्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इनको शॉर्टकट में एक्रोनिम में याद रखने के लिए उन लिंक्स पे आपने ध्यान देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 1956 में वजूद में आया, और ये कहाँ लोकेट है? हैदराबाद में। फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी हेनरी फेयो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर, दैट इज़ आल्सो नोन एज टेलरिज्म। और जहाँ तक साइंटिफिक मैनेजमेंट को सबसे पहले क्वाइन किसने किया, तो वो लुइस ब्रांडीज था, 1910। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एल्टन मायो। हैथोन एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में टेक प्लेस हुए 1924 से 1932 तक। साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूएसएसआर में 20 साल के दौरान 1920 से 1940 तक स्टैकेनाइट मूवमेंट कहा जाता था। और जो कम्युनिकेशन का एक लेवल जंपिंग या हॉरिजेंटल सेटअप दिया था, जब एम्प्लॉई दो ग्रुप्स के सेम लेवल के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक जो कॉन्सेप्ट दिया हेनरी फेयोल ने दिया, इसको लेवल जंपिंग या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। पब्लिक पॉलिसी 1951 में सबसे पहले यूज़ किसने की? हैरोल्ड लेजवेल और डैनियल लर्नर्स ने। उनकी एक बुक थी द पॉलिसी साइंसेस, रीसेंट डेवलपमेंट इन स्कोप एंड मेथड। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में वजूद में आई, और इसी दौरान हॉनी रिपोर्ट हायर एजुकेशन पे आया, जो यूनाइटेड स्टेट्स में था 1967 के दौरान। मिनोब्रुक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई 1968 में, दूसरी 1988 में, तो मिनोब्रुक थर्ड 2008 में टेक प्लेस हुई। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे थिंकर्स ने दिए, जैसे हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, ल्यूथर गुलिक ने 7 दिए, लिंडल उर्विक ने 8 दिए। इसके अलावा ल्यूथर गुलिक ने 4 बेसिस दिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम 4P कहते हैं। 4P: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। बाकी क्लासिकल थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है, जो एलिमेंट्स या फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, P और CCC हेनरी फेयोल ने बताया है, तो वो आप उस लेक्चर से देख सकते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ही वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हुई, तो उसी दौरान 1990s में ये भी वजूद में आया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को सबसे पहले क्वाइन किया क्रिस्टोफर हुड ने। उन्होंने जब एक आर्टिकल लिखा था पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स 1991। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट बुक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रिलेटेड, जो डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने 1992 में लिखी। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है वर्ल्ड में, जैसे इसको मैनेजरलिज्म का नाम दिया पोलेट ने, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने कहा, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉन और रोसेनब्लूम ने कहा। ये थर्ड वे है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज अ थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा किसने कहा? U.A. घन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को इंग्लैंड में थैचरिज्म भी कहा जाता था, जब वहाँ प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, और रीगनिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में, जब वहाँ प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगान था। ब्रिटिश पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिसने इनिशिएट किया प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो बेसिक एम है वो 3E है, 3E: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बेसिस के बारे में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एम के बारे में उन्होंने बोला था, वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट बट वी नीड अ बेटर गवर्नमेंट। जो पिलर्स या बेसिस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, वो 2 है, पब्लिक चॉइस अप्रोच और न्यू टेलरिज्म।
जहाँ तक पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात है, द मेन एक्सपोनेंट ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच इज़ विंसेंट ऑस्ट्रम, और विंसेंट ऑस्ट्रम की जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रॉ विल्सन है, फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेडरिक्सन है। जो स्टेजेस है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के, जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, 5 स्टेजेस होते हैं इसके। जब आप प्रॉब्लम को रियलाइज़ करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, वो पहला स्टेज बनता है। असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कैसे इस पे आप कंट्रोल करेंगे, दूसरा है। फाइंडिंग ए सोल्यूशन, इसको हल करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढते हो, तीसरा है। फिर उस सोल्यूशन को ढूंढ के आप इंप्लीमेंट करते हो, चौथा स्टेज है पब्लिक पॉलिसी का। और एट द एंड आप रिव्यूइंग द इम्पैक्ट, रिव्यू करते हो कि किस हद तक इस सोल्यूशन की वजह से जो हमने इम्प्लीमेंट किया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये 5 स्टेज है पब्लिक पॉलिसी के, एंड इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। और जहाँ तक थेरीज ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ की बात है, वहाँ इंक्रीमेंटलिज्म है, पॉलिसी प्रोसेस थेरी है, पॉलिटिकल सिस्टम्स थेरी, ग्रुप थेरी दैट इज आल्सो नोन एज प्लूरलिज्म, इलाइट थेरी और रैशनल चॉइस थेरी। तो ये थेरीज है पब्लिक पॉलिसी की। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेलर की है, उन्होंने स्ट्रेस किया शॉप फ्लोर पे, दैट इज़ एक्टिविटीज़ और एनालिसिस ऑफ वर्कर्स एक्टिविटीज़ पे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया। क्लासिकल थ्योरी जो फेयोल की थी, उन्होंने ज़्यादा टॉप लेवल पे यानी मैनेजरल एक्टिविटीज़ पे स्ट्रेस किया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने वर्कर्स पे स्ट्रेस किया, वर्कर्स एक्टिविटीज़ पे दैट इज़ शॉप फ्लोर, और क्लासिकल थ्योरी जो फेयोल की थी, उन्होंने टॉप लेवल दैट इज़ मैनेजरल एक्टिविटीज़ पे स्ट्रेस किया। तो अगर हम कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में टॉप टू डाउन होता था मूवमेंट, अप टू डाउन, और जो क्लासिकल थ्योरी थी यहाँ डाउन से अप। टेलर ने कंसेप्ट दिया इकोनॉमिक मैन का साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में सोशल मैन का कंसेप्ट दिया। जो डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है क्लासिकल थ्योरी की, जिसमें 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने बोला था। तो इंपॉर्टेंट वन है डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर। जो स्टेजेस है डिसीजन मेकिंग के, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन जो इसका मेन एक्सपोनेंट है, तो उन्होंने 3 स्टेज बताए हैं। आई डोंट केयर एक्रोनिम है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। जहाँ तक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की बात है, एल्टन मायो ने 3 एलिमेंट्स बताए, इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है मैक्स वेबर की, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर की है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स दिए अथॉरिटी के, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। हायरार्की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल है, दैट इज टॉप टू बॉटम एज पर रैंक एंड स्टेटस। एज पर रैंक एंड स्टेटस वहाँ टॉप टू बॉटम एक पिरामिड बनता है। इसको कभी कभार स्केलर प्रोसेस कहा मूनी और रैली ने। तो हायरार्की इज नोन एज स्केलर प्रोसेस बाय मूनी एंड रैली, और हायरार्की को स्केलर चेन का नाम दिया हेनरी फेयोल ने। उसके बाद एक और प्रिंसिपल आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है सबॉर्डिनेट को कितने लोगों से ऑर्डर लेने चाहिए। सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 1 सुपीरियर और 1 बॉस। एक से उसको ऑर्डर मिले, 2 से या 2 से ज़्यादा। तो कुछ थिंकर्स ने, जैसे सेक्लर हुडसन ने फेवर किया डबल बॉस को, उन्होंने बोला 4 बॉसेस होने चाहिए, 4 सुपीरियर्स होने चाहिए। जेडी मिलेट ने कहा 2 होने चाहिए। FW टेलर ने 8 बॉसेस को सपोर्ट किया जब वो कंसेप्ट देता है फंक्शनल फोरमैनशिप की, लेकिन हेनरी फेयोल ने कहा 1 बॉस होना चाहिए। इसके अलावा स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक सुपरवाइज़र कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज़, काम को सुपरवाइज कर सकता है। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हुज वर्क कैन बी कंट्रोल, डायरेक्टेड और सुपरवाइजर, दैट इज़ नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन को माना जाता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मैनेजमेंट की। इसके अलावा जो पोस्ट को मैंने इब्तिदा में आपको बताया, उसमें 7 प्रिंसिपल्स आती है, POSDCORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो उर्वी कोरगुलिक ने दी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्यूरोक्रेसी जो कंसेप्ट है, ये फ्रेंच वर्ड है बुरू, जिसका मतलब है डेस्क और ऑफिस, जिसको सबसे पहले क्वाइन किया मैरी विंसेंट डी गौर ने 1745 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आता है, इज एसोसिएटेड विद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो मिड पॉइंट है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, और ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में FW रिग्स ने दिया। चेस्टर बर्नैड
जिसने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखी है, चेस्टर बर्नैड को कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। और चेस्टर बर्नैड वाज द फर्स्ट टू डेवलप द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और जो दूसरा नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, दैट इज़ डायडैक्टिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ अ वर्बल कोड, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नोन एज साइलेंट लैंग्वेज। फीडबैक होता है लिसनर्स वर्बल और नॉन वर्बल रेस्पॉन्स टू ए मैसेज, वो फीडबैक होता है। और जो कम्युनिकेशन पास होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, दैट इज़ नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को कहा जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। और ग्रेपिवाइन कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों में। पर्पज़ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है दैट इज़ टू सर्व पब्लिक। और अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव प्रॉफिट मोटिव है तो वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। क्लासिकल थियरीज, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी हो या क्लासिकल थियरी ऑफ हेनरी फेयोल, उन दोनों को क्रिटिसाइज किया गया बाय ह्यूमन रिलेशनिस्ट्स। थॉमस कार्लाइल एक ब्रिटिश राइटर है जिसने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि ये कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस है। वाई? क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं दे आर बीइंग टेकन बाय द स्टेट नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। जो अपॉइंटेड लोग होते हैं वो वहाँ ज़्यादा फैसले लेते हैं। तो थॉमस कार्लाइल ने ब्यूरोक्रेसी को कहा इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ब्यूरोक्रेसी को किसने कहा कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, तो इसका जवाब है थॉमस कार्लाइल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में या किसी भी गवर्नमेंट में होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स रूलिंग पार्टी के होते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के होते हैं। तो ब्रिटिश में जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन में वो रखते हैं शैडो कैबिनेट, ताकि ये अपोजिशन में शैडो कैबिनेट इनको एक्सपोजर हासिल हो। और जब हम रूल करेंगे, ये अपोजिशन पार्टी वाले जब रूल करेंगे तो अल्टीमेटली जो उनका वो शैडो कैबिनेट होता है वो फिर रूलिंग कैबिनेट बन जाती है। तो शैडो कैबिनेट कहाँ का फीचर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इंडिया में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसके 22 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 के 30 मेंबर लोकसभा से हैं। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। इंडिया में जो बजट होता था 2016 तक, रेलवे बजट अलग होता था तो जनरल बजट अलग होता था, लेकिन 2016 के बाद दैट मीन्स 2017-18 से आगे इनको मर्ज किया गया रेलवे बजट और जनरल बजट को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट करप्शन को रोकने के लिए क्रिएट किया गया 1964 में संथनम कमेटी की रिपोर्ट पे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बनाया गया। इसके अलावा राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट इंडिया में अक्टूबर 2005 में आया और JNK में 2009 में आया। जो करप्शन होता है, करप्शन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बॉडी होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो उस एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को रोकने के लिए लुक आफ्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो एक टर्म है, स्वीडन से वो आई, ओम्बुड्समैन सबसे पहले एमर्ज हुई स्वीडन में करप्शन को रोकने के लिए 1809 में। और ओम्बुड्समैन को इंडिया में लोकपाल कहा जाता है। और जो ये ओम्बुड्समैन है इसकी जो विंग्स स्टेट्स में होती है, अगर इंडिया में इसको लोकपाल कहा जाता है तो इंडियन स्टेट्स में इसको लोकायुक्ता कहा जाता है। लोकायुक्ता पे सबसे पहले प्रेजेंट बिल की उड़ीसा ने 1970 में, लेकिन महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी जिसने इस्टेब्लिश किया लोकायुक्ता को फाइनली 1971 में। जो मुनि बिल लोकसभा में पास होती है वो राज्यसभा के पास रहती है मैक्सिमम 14 दिन के लिए। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो 104 है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है एंड आई होप इनमें से बहुत सारे आपको बहुत फ़ायदा देंगे एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट।